अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द प्रोग्राम। इस वक्त काफी सारी बातें हैं जिनके ऊपर हम लोग गौर करना चाहते हैं। सबसे पहले इलेक्शंस को लेकर जो मामला है वो ज्यादा पेचीदा इस वजह से हो गया है क्योंकि वजारत खजाना, वजारत दिफा और इवन पुलिस के इदारे, अदालत ने तमाम ने मिलकर ये एक मजमूई मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि जिनके जरिए दो सूबाई असेंबलीज जिनके इलेक्शंस कराने हैं, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, वहां पर इलेक्शंस हो सकें। अब नाज़रीन, इसके इस पूरे मामले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में यकीनन इजाफा होता है क्योंकि उनका मकसद असेंबलीज को डिसॉल्व करने का यही था कि किसी तरह से फोर्स इलेक्शन किए जाएं। और वो सूबाई असेंबलीज में तो इलेक्शन नहीं चाहते थे क्योंकि यहां पर तो वैसे ही उनकी हुकूमत थी। वो दरअसल जनरल असेंबली के इलेक्शन चाहते थे, यानी कि जनरल इलेक्शंस चाहते थे। तो नाज़रीन, ये तो मुमकिन, ये तो दूर दूर तक पहले ही पता चल गया था कि कोई नहीं होने वाला और ऐसे कोई आसार नजर नहीं आए। लेकिन दो सूबाई असेंबलीज, अब उसके ऊपर भी मामला जो है वो ज्यादा पेचीदा हो गया है कि क्या अब उनके भी इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे। आर्टिकल 220 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, आईने पाकिस्तान का, वो बहरहाल स्क्रीन पर नाजरीन के लिए हम चला रहे हैं, पाबंद करता है। और 220 आर्टिकल आइन का कहता है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इन द फेडरेशन एंड इन द प्रोविंसेस टू असिस्ट द कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमीशन इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज और देयर फंक्शंस। यानी कि ये कि जब एक दफा इलेक्शन कमीशन फैसला कर ले तो तमाम इदारों पर यह पाबंदी आयद हो जाती है कि वो अपने तौर पर मुकम्मल मुआवनत करें इलेक्शन कमीशन की और उनके जो फैसले हैं इलेक्शन से मुतालिक उसको एग्जीक्यूट कराएं। सदर पाकिस्तान इसके ऊपर खत लिख चुके हैं मामले पर और बताया यह जा रहा है कि कोई पेशरफ ना होने पर सदर जनाब आरिफ अलवी को इमरान खान साहब ने अपना डिसप्लेजर भी कन्वे किया है कि जी अभी तक इलेक्शंस का इनेकाद और इससे मुंसलिक कोई खबर भी आया क्यों सुनने में नहीं आ रही। फिर नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत अहम समाअत हुई और बड़ी दिलचस्प समाअत हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नैब की तरमीम को चैलेंज करते हुए जो पिटीशन दायर की थी, उस पूरी समाअत की आज सुनवाई हुई और बड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो कि उसमें सामने आए हैं। उसमें एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े सारे रिमार्क्स किए हैं। कुछ इनके अहम रिमार्क्स अगर चीफ जस्टिस के हम कवर करें तो उन्होंने ये, पहले रिमार्क में एक जो इंपॉर्टेंट है वो उन्होंने ये कहा है कि जी अगर इमरान खान साहब असेंबलीज आना ही नहीं चाहते तो इलेक्शंस क्यों मांग रहे हैं। बड़ा सोचने का ये सवाल है और पीटीआई के लिए ये बड़ा जरूरी सवाल है। और क्या पीटीआई के पास लाएअमल अभी भी इसका है या नहीं है, या सिर्फ अपने मर्जी के जो असेंबलीज हैं वही पीटीआई के लिए काबिल कबूल होंगी। दूसरा रिमार्क जो उन्होंने किया वो ये था कि इमरान खान साहब कोई आम आदमी नहीं, उनके पास बहुत सारे अफराद की, बहुत सारे लोगों की ताकत है, तो लिहाजा अगर वो कोई बात कर रहे हैं तो उसको एक फर्द वाहिद या इंडिविजुअल की बात तस्वुर नहीं किया जा सकता। बड़े सारे इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सामने आए हैं और इसके ऊपर भी जाहिर है बात करेंगे कि इससे चीजों की सिमत किस तरफ जाती हुई नजर आती है। और आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात का जो आखिरी राउंड चल रहा है, अब से कुछ देर पहले खबर मौसूल हुई है कि कुछ उसमें फाइनलिटी मिली है। क्या उस फाइनलिटी का ये मतलब है कि अवाम की और आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा मजीद बढ़ने वाला है? हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो परेशान कुन एक अपना जो पिक्चर है वो पोर्ट्रे करते हैं, लेकिन क्या उसमें मजीद परेशानियों में इजाफा होने वाला है? पेट्रोल और आम आदमी के लिए जो एक आम रिसोर्सेज हैं उनकी कीमतें, उनकी जो कीमतें बढ़ने वाली हैं और उनकी कुव्वत खरीद से वो क्या तमाम चीजें मजीद दूर होने वाली हैं? ये बहुत जरूरी सवालात हैं जिनके जवाबात इंशाल्लाह हम तलाश करने की कोशिश करेंगे कि इसका मकसद क्या लगाया जाए और इसका क्या मायने अखज किया जाए। हाँ, लेकिन इतनी बात जरूर है कि ये प्लेजेंट और एक अच्छी खबर है कि आईएमएफ के साथ कुछ तो बात आगे बढ़ी है, क्योंकि इस प्रोग्राम के अलावा शायद इस वक्त पाकिस्तान के पास कोई और चारा नहीं है। चाहे हमें सियासी तौर पर इसका बोनस एक बोझ उठाना पड़े या ना उठाना पड़े, लेकिन शायद इसके अलावा पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है किसी और ऑल्टरनेटिव की इजाजत नहीं देती। तमाम मामले के ऊपर बात करेंगे। शेख रशीद साहब भी अभी भी उनकी जो जमानत है उस हवाले से कोई उनको खुशखबरी जो है वो नहीं मिल रही है और वो बार बार कोशिशें कर रहे हैं। और उनके ऊपर जो केस है, जो मुकदमा है, वो लाल हवेली के मुंसलिक नहीं है, लेकिन उनके ऊपर मुकदमा ये है कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर बड़े संगीन इल्जामात लगाए हैं। उसको भी इंशाल्लाह कवर करेंगे और उसके ऊपर मजीद बात करेंगे, क्योंकि उन तमाम इल्जामात को पीपल्स पार्टी ने भी चैलेंज कर रखा है और बजाते खुद इमरान खान साहब को इन मामलात पर चैलेंज कर रखा है, डेफेमेशन का नोटिस भिजवाया हुआ है। तमाम मामले पर नाजरीन बात करने के लिए फौरी तौर पर जो डेकोरेटेड गेस्ट पैनल है उसका रुख करती हूँ। सैयदा शैला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टॉलवर्ट सूबाई वजीर हैं आप सिंध की, और तमाम मामले पर गवर्नमेंट ऑफ द डे और पीपल्स पार्टी का मौकफ हमारे साथ रखेंगी। शैला रजा साहिबा, बहुत खुश आमदीद आपको और थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। कमल शोजब साहिबा नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टॉलवर्ट, साबिक मेंबर कौमी असेंबली और तमाम मामलात पर
जो अपना बड़ा एक पर्टिनेंट पर्सपेक्टिव है वो पीटीआई के हवाले से रखेंगी और तर्जुमानी करेंगी अपनी जमात की। वेलकम कंवल साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत खुशामदीद। और नाजरीन, तमाम मामले पर तज्जिए तबसरे के लिए हमारे साथ हमरा हैं हमारे लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब। तमाम मामले पर आपसे भी बात करेंगे और जो वजारत खजाना, वजारत दिफा तमाम ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है इलेक्शंस के हवाले से, उस पर तो बात करेंगे। लेकिन फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा जावेद चौधरी साहब के रिसेंट कॉलम में कुछ मजीद इंकशाफात हुए हैं और उन्होंने जो इस पूरी कॉन्वर्जेशन में अकॉर्डिंग टू दिस कॉलम जो बातें की हैं वो भी इस काबिल है कि उसके ऊपर हम कुछ सोच विचार करें और कुछ डिस्कशन करें। सऊदी क्राउन प्रिंस का भी उसमें तस्करा आया है और इमरान खान साहब की हुकूमत को जब उनको घर भेजा गया नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए, उसके बाद की भी कुछ बातें उन्होंने उसमें जिक्र की हैं, तो उनके बारे में भी जानेंगे। वेलकम सर, बहुत शुक्रिया आपको भी फॉर ग्रेसिंग द शो। मैं आपसे आगाज करना चाहूंगी, आप ही से आगाज करना चाहूंगी जनरल साहब। आर्टिकल 220 आइन का तो कुछ और कहता है सर, और मैंने अपने नाजरीन को दिखाया है। इस पे अगर आपका हमें पहले मौक़िफ़ मिल जाए, आपका क्या ख्याल है कि ये आर्टिकल 220 की क्या खिलाफ वर्जी है या नहीं है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पीटीआई तो ये खिलाफ वर्जी है, आइन का आर्टिकल भी बड़ा वाज़ेह है, लेकिन हुकूमत वक्त यकीनन एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखते हैं क्योंकि मल्टीपल मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ये एक स्टैंड लेते हुए नजर आए कि जी इलेक्शंस का अभी हमारे पास हम में वो हाल नहीं है या हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि हम इलेक्शंस का इनेकाद करा पाए। देखिए, अफवाज पाकिस्तान को तो जो आइन के तहत हुक्म मिलेगा उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है इसको ना करने की। ये अगर वजारत दफा के वजीर साहब ने खुद ही अपनी तरफ से ये बयान दे दिया है तो मैं कह नहीं सकता, वरना अफवाज पाकिस्तान को जब वजारत दफा से हुक्म जाएगा कि ये आपने करना है और ये आपके आइन के तहत जिम्मेदारियां हैं, तो अफवाज पाकिस्तान ना नहीं कर सकती आज तक। जी, क्योंकि ये हुक्म आना है फेडरल गवर्नमेंट से, और फेडरल गवर्नमेंट का हुक्म मतलब ये कि वजारत दफा से हुक्म आना है, क्योंकि आर्मी को डायरेक्टली तो कोई हुक्म नहीं देता, डायरेक्टली वज़ीर दफा से हुक्म मिलना चाहिए, वजारत दफा से। तो सर अपेरेंटली इससे क्या ये तासुर लिया जाए कि ये ख्वाजा आसिफ साहब यानी वजीर दिफा, ये उनकी ट्रांसलेशन है? बिल्कुल, ये उनका अपना व्यू पॉइंट है जो उन्होंने, और ये खुद साख्ता, मतलब उनका अपना व्यू पॉइंट है, खुद साख्ता। जी, बिल्कुल। ये बड़ी दिलचस्प बात है जो आपने फरमाई है। इसके ऊपर कुछ आप मजीद ऐड ऑन करना चाहें तो प्लीज करिएगा, फिर मैं दोनों खबर। देखिए, आज तक जो भी कॉन्स्टिट्यूशनली लेड डाउन जो भी जिम्मेदारियां हैं, अफवाज पाकिस्तान ने आज तक इनकार नहीं किया। कोई याद हो 25 मई को एक बड़ा साना होते हुए रह गया, हम बड़े परेशान थे उस रात को भी कि फौज को डिप्लॉय कर दिया गया था जब पीटीआई के लोग मूव कर रहे थे। लॉन्ग मार्च, जी 25 मई लॉन्ग मार्च का दिन था। वैसे तो 25 मई बहुत सारे इनकार नहीं किया, फौज ने इनकार नहीं किया, फौज को हुक्म मिला, फौज डिप्लॉय हो गई। इससे पहले जो अब नवाज साहब के दौर में जब हुक्म मिला था इनको, जब ये 30 अगस्त की रात को 2014 को, अगर आपको याद हो, उस रात भी काफी हंगामा ने खतरा था, लेकिन फौज पाकिस्तान खड़ी थी, वहां मौजूद थी, उनका हुक्म था, पहुंच गए थे वहां पे। तो अपनी आईनी जिम्मेदारियां फौज ना नहीं कर सकती, अपना व्यू पॉइंट जरूर दे सकती हैं। अगर उससे पूछा जाए क्या आप ये कर सकते हैं तो कह सकते हैं कि भाई ये मुश्किलात हैं। अगर उनको एक हुक्म आ गया, रिटर्न ऑर्डर आ गया वजारत दफा से, तो फिर नहीं कर सकते वो। और ये वजीर दफा का मेरा ख्याल अपना ही बयान है, और ये हुकूमत एज ए होल जो फेडरल गवर्नमेंट है, शायद वो इस बहुत दिलचस्प मौक़िफ़ है सर आपका, ये बहुत दिलचस्प बात आपने फरमाई है। आपने कहा कि शायद ये वजीर दिफा का खुद साख्ता एक मौक़िफ़ है जो उन्होंने इख्तियार किया, और जरूरी नहीं है कि अफवाज पाकिस्तान या जाहिर है उनकी तरफ से ये ट्रांसलेट होकर आया हो। अब ऑब्वियसली वक्त आने वाला बताएगा कि ये ट्रांसलेशन कहाँ से आई, और इस बात को करने से पहले वजीर दिफा ने क्या अपने अंडर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे कंसल्ट किया था या नहीं किया था। शैला रजा साहिबा, आप एक बहुत मायानाज सियासतदान हैं और आपने हमेशा लेफ्ट की सियासत की। ये फरमाइएगा, ये जो थोक के हिसाब से अंडर द प्रेजेंट गवर्नमेंट हमें गद्दारी के मुकदमे और सेडिशन के मुकदमे नजर आते हैं, शेख रशीद साहब भी जो हैं वो उसके हवाले से उसका शिकार भी हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर जो पिवटल इल्जाम है वो ये है कि उन्होंने नाजेबा इल्जाम लगाया आसिफ अली जरदारी साहब पर, और नंबर 2 नाजेबा अल्फाज का उन्होंने चुनाव किया जब उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब के ऊपर एड्रेस की बात। लेकिन उनका एक शॉट है, मैं गुजारिश करती हूँ आपसे, आपको सुनिएगा, उसका जवाब फरमाइएगा। वो ये बता रहे हैं शेख रशीद साहब कि जी उनके अंडरस्टैंडिंग में ये तमाम चीजें क्यों की जा रही हैं उनके साथ। ये सारा डकैती की है मेरे घर में, मेरे घर से सामान लूटा गया है। ये नई पार्टी बनाने जा रहे हैं पेट्रियाट, ये चाहते हैं कि पेट्रियाट पार्टी को मैं हेल्प करूं, मैं दानू पेश करूं। मैं सारी जिंदगी जेल में गुजार सकता हूं, बेवफाई और गद्दारी नहीं कर सकता। और खान साहब को यहाँ पैगाम देना चाहता हूँ
کہ یہ صوبائی الیکشن نہیں کر رہے، یہ صوبہ اور قومی کا اکٹھا الیکشن کریں گے. کوئی پرچہ نہیں ہے، سارے فراڈ کے پرچے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک فیس ہے. جی شیلا صاحبہ، آپ کو کچھ یاد تازہ ہوئی؟ پیپلز پارٹی بھی پیٹریوٹ کا شکار رہی ہے، اور شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ یہ نئی پارٹی بنانا چاہتے ہیں جس کا نام یہ پیٹریوٹ رکھنا چاہتے ہیں، اور ان کو شیخ رشید صاحب کو اس کا سربراہ بنانا چاہتے ہیں. یہ سے یقیناً ان کا جو مقصد ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. اچھا بات یہ ہے کہ اگر کوئی سوال پوچھے اور جس کو سیاست سے تھوڑا بہت پاکستان کے انٹرسٹ ہو کہ سیاست میں سب سے بیہودہ ترین بات چیت کس کی ہوتی ہے اور جو کبھی بھی صحیح نہیں ہوتی، تو ایک ہی جواب آتا ہے ذہن میں، شیخ رشید. کیونکہ ان کی کوئی بھی پیشن گوئی نہ صحیح ہوتی ہے اور نہ ہی ان کی کوئی بات کبھی ڈھنگ کی ہوتی ہے. اور میرا اپنا ایک ایمان ہے کہ جب انسان بولتا ہے تو اپنے خاندانی بیک گراؤنڈ کو جو ہے وہ نظر آتا ہے اس میں، اور جب کوئی سیاستدان بات کرتا ہے تو اس کے خاندانی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ اس کی پولیٹیکل جو ایک ٹریننگ ہے وہ نظر آتی ہے. اور بدقسمتی سے ہم آج کل یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ریپرزینٹیٹیو جو ہے وہ دوسری پولیٹیکل پارٹی کی پالیسیز ڈسکس کرنے کے بجائے ان کی پالیسیز کا مخالفت کرنے کے بجائے ذاتیات پہ آ رہا ہے. اور یہ جو ہے رائٹ کی جو سیاست ہوتی ہے اس میں کیریکٹر ایسیسینیشن بہت زیادہ کی جاتی ہے. تو اب یہ جہاں تک شیخ رشید صاحب ہیں وہ ایک پھکڑ آدمی ہیں، پھکڑ بن کے بیانات دیتے ہیں. اگر آپ جو ہیں وہ کسی سیاستدان کو یہ کہہ رہے ہیں یا کسی عام آدمی کے بارے میں جا کر یہ کہیں کہ مجھے اس سے جان کو خطرہ ہے، تو پھر آپ کو بتانا تو پڑے گا نا کہ کیا خطرہ ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے. اور جہاں تک زبان کی بات ہے تو دنیا میں تو زبان پہ قتل ہو جاتے ہیں کہ آپ نازیبا الفاظ کہہ دیں تو سامنے والا آپ کے گریبان کو پکڑ لیتا ہے اور سب ہو جاتا ہے. تو ہم نے سندھ میں کوئی اس طرح کا مقدمہ نہیں ہونے دیا، معطل کر دیے گئے، لیکن یقیناً جو زبان استعمال ہوئی اس میں سب حیران تھے، اور مسلسل ہو رہی ہے، کوئی نئی بات نہیں. کئی دفعہ انہوں نے جی کی ہے. بالکل خود عمران صاحب کر چکے ہیں، کرنا نہیں چاہیے. ایک بڑی پارٹی کے بڑے لیڈر ہیں، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اس سے اچھی تو ہم خواتین ہیں کہ کم از کم سیاسی بحث کرتے ہیں اور یہ باتیں نہیں. جی بالکل، خواتین ماشاءاللہ بالکل سب سے اچھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور بڑے بردباری کا ہمیشہ مظاہرہ خواتین کی طرف سے آپ صحیح فرما رہی ہیں. کم دیکھیں اس طرح کے ٹرینڈز مخالفین کے حوالے سے. لیکن شیلا صاحبہ ایک بات ضرور فرمائیے گا، اس سے پہلے میں کمل صاحبہ کی طرف بڑھوں. ایک آپ ہی کے پرسپیکٹو سے ایک یہ نقطہ نظر ہے کہ کیا عمران خان صاحب پر بھی، جیسے آپ نے کہا کہ رائٹ کی سیاست میں شخصی حملے ہوتے ہیں، انڈیویجول شخصیات پر حملے ہوتے ہیں، کیا عمران خان صاحب پر بھی ایک پرسنل اٹیک نہ تصور کیا جائے یا کیریکٹر اسیسینیشن ان کی نہ تصور کی جائے، جو ان کے اوپر پیٹرنٹی کا کیس چل رہا ہے اس وقت عدالت میں؟ دیکھیے، یہ تو جو ہمارا فارم ہوتا ہے جب ہم کنٹیسٹ کرنے کے لیے فارم بھرتے ہیں تو اس میں باقاعدہ ڈیپینڈنٹ اور اسپاؤس اور یہ سب ان سب کو ہوتا ہے. ابھی میں نے دوبارہ NA 242 بھرا ہے تو اس میں ہر چیز ہوتی ہے، 6 مہینے میں کیا قرضہ لیا، اس سے پہلے کیا تھا، آپ کے ڈیپینڈنٹ کتنے ہیں، آپ کا کوئی رائٹ آف تو نہیں کرایا، تو آپ بہت سارے جی گویا یہ کہ کافی سارے یہ کالمز ہوتے ہیں جو فل کرنے ہوتے ہیں. جی آبجیکشن لگتا ہے اور پیپرز جو ہیں وہ ایکسیپٹ اور ریجیکٹ ہوتے ہیں. ہاں. تو اگر اس میں انفارمیشن صحیح نہیں ہے اور کسی نے آبجیکشن لگا دیا ہے تو یہ تو ذاتیات نہیں ہوئی. اس سے پہلے بھی کچھ ممبرز پہ یہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنی وائف جو ہے ان کو ظاہر نہیں کیا یا ان کے بارے میں نہیں لکھا، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کے ساتھ ہو چکا ہے. لیکن یہ بات درست ہے، بالخصوص جب ثاقب نثار صاحب فارمر چیف جسٹس انہوں نے یہ بات کی تھی اور وہ جو 62-63 سے اس کو اٹیچ کیا تھا، تو ہمیں یاد ہے 2018 کے نومینیشن پیپرز میں بڑے سارے لوگوں نے پھر اپنی وائفز کو ڈکلیئر کیا تھا. کمل صاحبہ اس کو اسی طرح سے اسی تناظر میں دیکھا جائے، شیلا صاحبہ جیسے کہہ رہی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ اس کو ذاتیات یا ذاتی حملہ نہ تصور کیا جائے. یہ بڑا ایک سمپل میٹر ہے کہ جی آپ کے جو بھی آپ کے ایسٹس ہیں اور آپ کی جو پرسنل فیملی ہے ان کی ڈیٹیلز درج کی جائیں. اگر کسی نے دیکھا کہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ حقیقت کے منافی درج کی گئی ہیں تو اس کے اوپر انہوں نے کیس کر دیا. تو اٹ از ایز سمپل ایز دس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ مونا عالم صاحبہ. یہ ایز سمپل ایز اٹ از نہیں ہے، یہ بہت کمپلیکیٹڈ اور ایک بہت ہی
خواری والا ٹاپک ہے جس کو آپ نے چھیڑ لیا ہے, تو میں اینڈ میں اس کی طرف آتی ہوں اور مجھے ذرا ٹائم دیجیے گا اور آپ ذرا حوصلے سے سن بھی لیجیے گا. پہلے تو جو شیخ رشید صاحب پہ انہوں نے بات کی, میں شعلہ رضا صاحبہ کی بات سے ٹو سم ایکسٹینٹ ایگری کرتی ہوں کہ زبان کا استعمال ٹھیک ہونا چاہیے, لیکن میں اس چیز سے ڈس ایگری کرتی ہوں کہ سب سے زیادہ زبان کا غلط استعمال صرف شیخ رشید صاحب کرتے ہیں, کیونکہ میں نیشنل اسمبلی کی ممبر ابھی بھی اپنے آپ کو کنسیڈر کرتی ہوں. فورسفلی کوئی مجھے اگر نکالنے کی کوشش کرے گا تو میں اپنے آپ کو سوری فار دس. آپ لوگوں کے تو استعفے واپس ہوئے unless and until کہ میں اپنی رضا کا اپنے طور پہ خود جا کے اگر مانوں گی, کہوں گی کہ ہاں میں نے استعفیٰ دیا تھا قاسم سوری کو, اگر اس پہ کسی نے اعتراض لگا دیا کہ وہ استعفیٰ ٹھیک نہیں ہے اور 8-9 مہینے تک اعتراض لگا کے دھڑلے سے آئین کے آرٹیکل 64 کا ریفرنس دے کے بتاتے رہے کہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہونا چاہیے, ان پرسن آ کے بتانا چاہیے, اور اگر قاسم سوری نے ہمارے استعفے منظور کی اور وہ نہیں ہوئے منظور, تو پھر میں کسی اور شخص کو اجازت نہیں دوں گی کہ وہ میرے سے بغیر پوچھے میرا استعفیٰ منظور کرے. استعفے نہ لیے جائیں, ٹھیک ہو گیا, ہو گئے, جبرن استعفے انفیکچس ہو گئے تھے. نمبر 1. نمبر 2, قادر پٹیل صاحب ایسے لوگوں میں شامل ہیں ماشاءاللہ کہ جو پرسنل اٹیک نہیں بلو دا بیلٹ اٹیک کرتے رہے. ان کی جو تقاریر تھی اسمبلی میں وہ بیپ لگا کے آج بھی آپ وہ نہیں آپ سنا سکتے. درست, یہ بات بھی درست ہے. علاوہ پرسنل اٹیکس بلاول صاحب نے کیے ہوئے. بلاول صاحب نے پنکی پیرنی کے نام سے, دم درود کے نام سے خان صاحب کی وائف پہ اٹیک کیے, تو یہ نہیں ہونے چاہیے. رانا ثناء اللہ اور نواز شریف صاحب کی زبانوں پہ اللہ معاف کرے بلاول صاحب کو فوراً کیس کرنا چاہیے توہین بلاول کا. ایک بات. نمبر 2, جو جنرل صاحب نے کہا تھا کہ فوج جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو نہ نہیں کر سکتی, میں ان کو سیکنڈ کرتے ہوئے آئین کا ریفرنس دے دوں. آئین کا آرٹیکل 243 میرے پاس پڑا ہوا ہے, اور آئین کے آرٹیکل 243 کو کھول کے پڑھ لیں, اس میں لکھا ہوا ہے چیپٹر 2 ہے آرمڈ فورسز, جو کہہ رہا ہے the federal government shall have control and command of the armed forces. تینوں ملٹری کے جو سیکشنز ہیں دے کم انڈر آئین اور فیڈرل گورنمنٹ اور منسٹری آف فائنانس, اور رولز آف بزنس 1973 کا سیکشن 3 جو ہے وہ اس کو فردر جو ہے وہ ایکسپلین کرتا ہے. اس لیے جی ایچ کیو نے اس کو نہ نہیں کیا ہے. یہ خواجہ آصف جو جی ایچ کیو پہ پہلے تبرے پڑا کرتے تھے, یہ ان کی شرارت ہے. اب آ جائیں کہ جی آپ نے اپنے اسپاؤس کو اور اپنی اولاد کو ڈکلیئر کرنا ہے. مجھے ذرا بتا دیجئے کہ جن محترمہ ٹیریان صاحبہ کا کیس لے جایا گیا ہے وہ عمران خان صاحب کو اپنا والد ڈکلیئر کر چکی ہیں, یا انہوں نے اپنا حق وراثت مانگا ہے, یا پاکستان کے کسی قانون میں انہوں نے کوئی ریٹ پٹیشن دائر کی کہ یہ میرے والد صاحب ہیں, یا ان کی انجانی والدہ صاحبہ کے ساتھ. ایک منٹ میری بات سن لیں, آپ پورا سوال سنیے گا. ان کی انجانی والدہ صاحبہ کے ساتھ عمران خان کا کوئی شادی یا نکاح ہوا ہوا ہے, یا اس نے وہ ادھر کے کسی اس میں آ کے انہوں نے بتایا. آپ کی جو شریعت کا کوٹ ہے نا, اس کے مطابق بھی نہ ولدیت بنتی ہے, نہ وراثت بنتی ہے, نہ کوئی نام بنتا ہے. یہ تو آپ شادی شدہ, شادی کی بھی ہو اور چھپائی بھی ہو, نکاح کیا ہوا چھپایا ہو, بچے ہو چھپائے ہوئے ہو, اس کو فارم میں بھرنے. اور ایک چوتھی جگہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے یہاں ماما چاچوں کو ٹینشن ہوگی ہے او ہو ہماری بھتیجی کا یا بانجی کا ولدیت ہمیں نہیں پتہ لگ رہی, اس میں فرق. اور یہ آپ اپنے معاشرے میں ایک بڑا گٹر کا ڈھکن کھول رہے ہیں. اب جو بچے آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوئے ہیں, آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوئے ہیں, شادی کے 4 مہینے بعد پیدا ہوئے ہیں, ان کے لیے بھی عدالتوں میں کیس جائیں گے. اور اچھا آپ نے کہہ رہے ہیں بالکل یہ بات صحیح ہے کہ ذاتیات پہ نہیں جانا چاہیے کسی کی. ایک منٹ. جی میں گاٹ یور پوائنٹ کمل صاحبہ, میں آپ کی بات نہیں ہے. میں نے کہا تھا آپ کو ذرا سا صبر حوصلے سے میری بات سنی. جی میں نے ہمیں بالکل سنی ہے, میں چاہتی ہوں ذرا آگے بھی لے جاؤں نا آپ کی بات کو. تمام مسکرا رہے ہیں شرکا سارے بھی, نہیں لے جائیں نا, تو یقیناً ان کے پاس بھی بڑے سارے پوائنٹرز ہیں. دیٹ کہہ کے مونا عالم صاحبہ ایک منٹ ذرا, مجھے میں نے سن لی بات. دیکھیں سمپل ایز دیٹ نہیں ہوتا, ذرا چیزوں کو سمجھنا چاہیے. 342 کی ایک اسمبلی اور باقی دوسری 4 اسمبلی ہیں. ہر بندے کا جو وہ اپنا فارم میں بچہ ڈکلیئر کرے گا اس کا بھی ڈی این اے ٹیسٹ ساتھ لگانا پڑے گا. اور جو نہیں ڈکلیئر کیا نہج آ گیا ہے پاکستانی سیاست کا, اللہ معاف کرے. اور آؤٹ آف ویڈ لاک, اگر کسی کی شادی کے 4 مہینے بعد اس کا بچہ پیدا ہوا ہے وہ آؤٹ آف ویڈ لاک ڈکلیئر ہوگا. اور آپ کے سارے جتنے ٹھیک ہے, چلے اس پہ تمام باتوں پہ بات کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات نکلی ہے تو یہ دور تلک جائے گی, ظاہر ہے.
یہ اب نااہلیاں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ بہت ویسے غلط ٹرینڈ ہے. سچی بات ہے کہ ہمیں ڈسکس کرتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے, بٹ اٹس ویری انپلیزنٹ. لیکن مجبوری یہ ہے کہ یہ بدقسمتی سے ہمارے سیاست کا حصہ بن گئی ہیں یہ ساری چیزیں. جی عدت کی ڈیٹس اور دوسری شادیوں کی ڈیٹ سب کی نکل کے آئیں گی. اچھا, استغفر اللہ, عجیب سی. ہاں بالکل, یہ doesn't seem nice, لیکن بالکل یہ it is unfortunate. ہماری سیاست میں بڑی ایک تلخی آ گئی ہے اور بٹرنس آ گئی ہے. جا کے عدالتوں میں کھلیں گی. اچھا ناظرین, اس بریک پہ جاتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بات یہ بھی کریں گے کہ جو آرمی چیف, فارمر آرمی چیف کے حوالے سے کچھ انکشافات سامنے آئے ہیں, ان کو بھی مزید ڈسکس کریں گے. جنرل صاحب از the best person to talk to about the matter, and obviously the ladies after a break. ویلکم بیک ناظرین. جنرل صاحب, آپ سے وہی عرض ہے, سابق آرمی چیف کے حوالے سے جو اب یہ نیا کالم ہے جاوید چودھری صاحب کا, اس میں کچھ باتیں ہیں, میں پن پوائنٹڈ آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں. ویسے تو ظاہر ہے طویل بات ہے کہ انہوں نے کانورسیشن اپنی کوٹ کی ہوئی ہے. پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ میں نے اپنی امیج کا خیال کیے بغیر میں نے یہ فیصلہ کیا, اور مجھے جلدی سمجھ آ گیا تھا کہ عمران خان صاحب ملک کے لیے خطرناک ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ MBS سعودی کراؤن پرنس, ان کو گالی دے کر مبینہ طور پر عمران خان صاحب نے مخاطب کیا کابینہ کے کسی اجلاس میں, اور پنجابی میں کوئی گالی یا کوئی ابیوزو ورڈ انہوں نے بات کی ان کے حوالے سے, جو کہ انہی کے کابینہ کے وزیر نے پھر آگے جا کر MBS کو, سعودی کراؤن پرنس کو بتا دیا. اب سر واٹ ٹو میک آؤٹ آف اٹ, کیونکہ اعلان تو یہ ہوا تھا کہ سیاست سے کنارہ کشی اور گمنامی کے اندھیروں میں کھو جائیں گے, تو یہ تو ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ گمنامی کے اندھیرے ہو گئے. دیکھیے, ایک تو پہلے میرا اعتراض آپ نوٹ کر لیجیے. اب 3 خواتین میں کےلا پھنسا ہوا یہ چھوٹی بہنیں دونوں میری ماشاءاللہ. دیکھیے, میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر ہے, یہ میں فوج کا نقطہ نظر نہیں بیان کر رہا. میرا خیال تھا جنرل باجوہ جب ریٹائر ہو گئے تو انہوں نے کہا بھی تھا کہ میں گمنامی کی زندگی میں چلا جاؤں گا. یہ فیمس کوٹ ہے کہ سولجر جسٹ فیڈ اوے, جسٹ ڈونٹ ڈائی. تو مطلب ایک ان کو میرا خیال ہے بات چیت کرنا اور اس پہ, اور اب جب یہ بات کریں گے عمران خان صاحب سے اور کچھ بات کریں گے, اور یہ بڑھتا جائے گا ایسے. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو دیکھو, اور بھی چیف جنرل کیانی ریٹائر ہوئے کبھی بات نہیں کی, جنرل رہی ریٹائر ہوئے کوئی ایسی بات نہیں کی, جنرل قیامت جہاں ہیں اللہ وسید ہے کبھی انہوں نے بات نہیں کی, جنرل بھائی کاکڑ ہیں کبھی انہوں نے بات نہیں کی. میرا خیال ہے کہ آرمی چیف کا رتبہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے چیف آرمی اسٹاف کا کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اس قسم کی باتوں سے اعتراض کریں, کیونکہ جو ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں وہ تو ہوتے رہیں گے. ان کی اس بات چیت سے وہ حملے ٹل نہیں جائیں گے اس سے, اور بلکہ اس سے اور ٹیمپریچر میں اضافہ ہوگا. پھر PTI اور عمران خان صاحب کچھ اور بات کریں گے, پھر اس کے بعد پھر وہ جواب دیں گے, تو جواب میں چلتا آ رہا ہے. جی چلتا رہے گا. تو میری اپنی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب اگر نہ ہی بات کریں تو بہت بہتر ہے ان کے لیے بھی اور فوج کے لیے بھی. اچھا, یہ بات آپ نے فرمائی ہے, لیکن جنرل صاحب جو باتیں ان کی طرف ڈائریکٹ کر کے کی جا رہی ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں, مجھے یاد ہے انہوں نے اپنے ایک اسی طرح کے انٹریکشن میں یہ بھی کہا تھا کہ جی میں تو چپ ہونا چاہتا تھا, میرا کام یہی ہے کہ میں دیانتداری سے دونوں اطراف کی باتیں کروں. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی میں چپ ہو گیا, لیکن میرے اوپر جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو میں مجبور ہو گیا ہوں کہ میں ان کا جواب دوں. تو کیا وہ جو دوسری طرف سے باتیں ہو رہی ہیں ان کا بھی سلسلہ بند ہونا چاہیے, یعنی جو خان صاحب کی طرف سے باتیں ہو رہی ہیں؟ جی, میں تو پہلے دن سے دیکھیے PTI کو سپورٹ کرنا اور PTI کی ہر بات پہ بیک کرنا تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی غلط ہے. ہاں جی, جو انہوں نے پہلے دن سے جس طریقے سے آرمی کی سینئر لیڈرشپ کے اوپر انہوں نے بات چیت کی ہے, میں سمجھتا ہوں اس کا نقصان خان صاحب کو خود بھی ہوگا اور پارٹی کو بھی ہو رہا ہے, اور یہ فوج کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی بہتر نہیں ہے. دیکھیے, آرمی کی ایک کمانڈ سٹرکچر کے اوپر جو ہمارا رینک اینڈ فائل ہے نا, اس کا اندھا اعتماد اتنا امپورٹنٹ ہے جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. کیونکہ اگر آج لٹ سے ابھی 6 مہینے پہلے جب جنرل باجوہ ان کمانڈ تھے, اگر ہماری جنگ ہو جائے تو جنرل باجوہ کے انڈر کمانڈ فوج نے لڑنا ہے نا. جنرل باجوہ کے حکم پر فوج نے بغیر کوسچن کیے انہوں نے آگے چلے جانا ہے. جی. تو اگر یہ ڈاؤٹ کریٹ ہو جائے یا ان کی لیڈرشپ پہ کوئی انگلی اٹھنا شروع ہو جائے اور یہ ڈاؤٹ کریٹ ہو جائے, تو مونا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ویٹرن ہیں ہم لوگ, کہ ایک کمانڈر کے ذہن میں ایک ڈاؤٹ ہو تو سولجر تک وہ بات ایک بہت بڑی بن کے پہنچتی ہے. باڈی لینگویج دیکھتے ہیں, بندے چہرہ دیکھتے ہیں, سولجر سارے آپ کے کہنے کا انداز دیکھتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, بالکل. یہ جو اور دوسرا جس طریقے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں, بالکل. جی, دوسرا یہ ہے کہ جب آپ رینک اینڈ فوج کا اور عوام کا جو آپس میں اعتماد ہے, پاکستان کی اسٹرینتھ یہ ہے,
हमारे न्यूक्लियर वेपन, हमारी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। वो तभी इन प्ले आएगा जब अवाम और फौज मिलकर, ये जो 22 करोड़ अवाम है, इनकी स्ट्रेंथ है ये। जी जी बिला शुबा, फौज बजाते खुद जंग कभी फौज नहीं लड़ती, जंग कौमें लड़ती है। बिल्कुल। मैं और बार बार कौमों इसका नहीं कह लड़ी चुका है, हूँ। मेरे हकीकतन वालिद बात भी यही है। मेरे वालिद 65 की जंग में थे, आपने देखा पूरी कौम साथ थी, जी। तो पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फतह नसीब फरमाई। 71 में मैं था और हमारे साथ ईस्ट पाकिस्तान में था, कौम मेरे साथ नहीं थी हमारे साथ। जो हमारा शेर हुआ, हम आज भी कौम साथ ना नहीं सिर्फ थी, उसको तो भुला नहीं लिहाजा सकते। बिल्कुल 71 में जो नताइज आए वो हम तमाम के सामने तो हैं ये और भी बिल्कुल बड़ा बहुत क्रिटिकल तकलीफ है है। कि हमारी जो सियासी लीडरशिप है, खासतौर पे खान साहब अगर वो क्लेम कर रहे हैं कि मैं सबसे पॉपुलर लीडर भी हूँ, तो उनकी जिम्मेदारी शायद इससे भी ज्यादा, हुकूमत से भी ज्यादा ज्यादा है, जिम्मेदारी है उनकी, ठीक है, राइट। कि वो अपने अफवाज पाकिस्तान के ऊपर अवाम का एतमाद किसी तरीके से भी मुतअद्दिल ना होने दें। बिल्कुल, बहुत ये आपने बड़ी दोनों इतराफ की और आप बड़ी बैलेंस आपने गुफ्तगू फरमाई है। शैला साहिबा, ये रैंक एंड फाइल का मसला, और जाहिर है हम कभी भी ज़र्ब नहीं अफोर्ड कर सकते अपनी फौज पर। ये बात वैसे मैं कमल साहिबा से ज्यादा करूंगी क्योंकि दोनों इतराफ की बातें फरमाई हैं जनरल साहब ने। लेकिन आप शैला साहिबा बड़ी सीजन्ड पार्लियामेंटेरियन हैं, आप फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर भी रही हैं अपनी असेंबली की। ये बताइएगा, भी कमल साहिबा ने एक अपने कमेंट में कहा कि जी जबरदस्ती इस्तीफा तो नहीं ले सकते ना, मतलब अगर इनके मेंबर अभी चाह रहे हैं, मेंबर्स चाह रहे हैं कि जी वापस आ जाएं। लाहौर हाईकोर्ट ने भी इनके मौकफ की एक तरह से तायीद ही की, क्योंकि जो इनको जो डी नोटिफाई किया था वो उन्होंने हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया आपके जमात के स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब का। तो क्या इसके ऊपर एसओपी है? और ये तो इंडिपेंडेंट है, किसी भी मेंबर का स्वाबदीद है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग जो अभी तक एटलीस्ट लाहौर हाईकोर्ट के ऑर्डर से भी वाजे हुई है कि मेंबर के ऊपर है, वो जब चाहे आए, जब चाहे वो कहे मैं जा रहा हूं, और वो वेरी मच अपना फैसला वापस भी ले सकता है या उस पर यू टर्न भी ले सकता है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि वो जो बात हुई थी उसमें इमरान साहब ने तो खुद जाके न्यूयॉर्क, क्या कहना चाहिए, अमेरिका में अपना मुकदमा लड़ा था कि ये मेरी बेटी है और डीएनए कराया, और सीता वाइट साहिबा ने उनको ही उसकी कस्टडी दी थी। तो आप पाकिस्तान में जो एक रिक्वायरमेंट है और फाइलिंग पेपर्स जब किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन में, उसमें आपने लिखा नहीं, बाहर जाके आपने डीएनए करा के कहा कि मेरी बेटी है। तो अब अगर कोई चला गया अदालत में तो क्या करें। दूसरी बात यह है कि जब कादिर पटेल साहब ने जवाब दिया था मुराद सईद को, तो उसके बाद आगा रफीउल्लाह ने कहा था कि मैं लॉजेस में वहां बैठा हुआ था चेयरमैन के साथ, उन्होंने कहा कि आगा रफीउल्लाह जाओ और कादिर पटेल को मना करो। ये मैंने चैनल पे सुना था। और इससे पहले हम और किसी को क्या कहें, इमरान साहब खुद क्या क्या बातें कर चुके हैं बिलावल साहब के लिए। तो बहरहाल उसको देखेंगे लोग तो पता चल जाता है। तारीख बता ही रही है कि पीटीआई के आने से सियासत में जबान और जातियात पे हमले शुरू हुए, और जो कि नून लीग ने शुरू किए थे, और फिर नून लीग को समझ आ गई कि ये नहीं करने चाहिए। अब जो बात है वो ये है कि जब इन लोगों ने इस्तीफे दिए तो ये कहा जा रहा था कि आप लोग लॉजेस खाली कर दें और मराद ना लें, तो ये कहते थे हमारे पास तो नहीं है लॉजेस और हम तो इस्तीफे दे चुके हैं, हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट किए जाएं। अब डी नोटिफाई किया था इलेक्शन कमीशन ने, वो डी नोटिफिकेशन अभी तक आज का अखबार उठा के देखें असेंबली को नहीं मिला है। तो जैसे ही डी नोटिफाई का जो लेटर है और अदालत का सभाएंगे, इनको कोई मसला नहीं है। साहबा, मुझे गुजारिश ये है कि चाह रहे थे कि हम नहीं है जी, और इनके इस्तीफे एक्सेप्ट हो गए थे, और जब शकूर शाद का हुआ तो इन सबको बड़ा मसला था। तो शकूर शाद तो मुझे याद है अदालत भी गए थे कि मेरा इस्तीफा क्यों एक्सेप्ट हुआ है ये। लेकिन शैला साहिबा, एक दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि जो पहला फेज था जिसमें एक्सेप्टेंस कुछ इस्तीफों की हुई थी, जिसके बाद बाय इलेक्शन हुए थे, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली 12 या 8, जिसके ऊपर इमरान खान साहब जी वो मैं गुजारिश कर रही हूँ। तो उस वक्त पीटीआई वाले तमाम लोग ये कहते हैं कि जी तब तो आपने हमें बुलाकर फर्दन आपने तस्दीक नहीं की इस्तीफों की। बाद में जब इन्होंने फैसला किया कि हम वापस आना चाहते हैं, और पीटीआई के मुताबिक उन्होंने ईमेल कर दिया था जनाब राजा परवेज अशरफ को कि हम वापस आना चाहते हैं, उसके बाद उन्होंने धड़ाधड़ एक कतार लगा दी तवील सी इस्तीफे तमाम की कबूलियत वो उन्होंने कर ली। पहले वो अपनी बात के ऊपर उन्होंने वो कायम थे, उन्होंने कहा था जब तक फर्दन आके मुझे इस बात के इस्तीफे को आप एंडोर्स नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं कबूल करूंगा।
तो बाद में ये हुआ इस वजह से गोया ये पीटीआई कहते हैं कि हमारे फैसले के बाद मैं आपको इसका लीगल जवाब दे देती हूँ। जी शैला साहब आप फरमा दें, मैं आती हूँ आपकी तरफ कमल साहब जी। मैं बता देती हूँ, जो 8 लोगों के इस्तीफे थे उन्होंने बाकायदा खड़े होकर असेंबली में ये बात की थी इस तरह से, और बाकी जो है जब ये हुआ था कि हर एक की आवाज तो वाज़ेह नहीं होती कि आप आए और आकर अपना बताएं, तो इनमें से कोई तैयार नहीं था। अगर आपको पुरानी हुकूमत में भी याद हो तो इन लोगों ने इस्तीफे दे दिए थे, और जब स्पीकर साहब ने कहा था कि आप फर्दन फर्दन कमरे में आए तो लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी। जी, नून लीग के टाइम की आप बात फरमा रही हैं जी। हम इस्तीफे नहीं देंगे, तो इमरान साहब ने कहा था मैं पार्टी से निकाल दूंगा, लेकिन फिर बाद में निकाला नहीं था। तो ये इस्तीफे भी थे, ये देखिए इन्होंने लॉजेस अपने पास रखी हुई थी, और हम कहते थे तो ये कहते थे नहीं। अब या तो ये कहते थे कि जी हमारे इस्तीफे हो चुके हैं, अब कह रहे हैं कि जी 25 को कहा था तो हम तो 23 को कर चुके थे, तो वो 23 की डेट का कोई भी एक शो कर दे अदालत में, क्योंकि अदालत में है कि जी हम 23 को ये कर चुके। तो मैं ये समझती हूँ कि स्पीकर के राइट्स हैं, और कि जब उसको कोई लिख के भी दे दे तो उसको ये करना चाहिए, और किया जाता भी है कि जो सेक्शंस हैं मुख्तलिफ जहाँ पे लेजिस्लेशन के हवाले से मेंबर जो है अपने सिग्नेचर से चीजें भेजता है कि रेजोल्यूशन है या कोई और चीज है, उन सारे डिपार्टमेंट में उसके सिग्नेचर जो है वो टैली किए जाते हैं, और ये एक टाइम लेते हैं। तो अब जिस तरह से ये कि आप शैला साहब आप फरमा रही हैं कि वो जो सवाल के आपने इस्तीफे कबूल किए थे वो थोरो वेरिफिकेशन के बाद किए थे, मंजूर किए थे, उस पे सबको बड़ा मसला है। तो अब जबकि आना चाहते हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है, मैं तो खुश हूँ, मेरी तो ख्वाहिश थी कि ये आए। हाँ ठीक है, आप कहती हैं कि ये लोग आए, और काफी हुकूमत के ये लोग कह चुके हैं बहरहाल कि आप पार्लियामेंट आके अपना रोल अदा करें। जी कमल साहिबा, काफी सारे सवालात हैं आपकी तरफ, है कि अमरीकी अदालत का भी हवाला दिया है शैला साहिबा ने कि वहां पर यही वाला जो केस है, ये मैटर है, इसका एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, नंबर 1। और ये इस्तीफों वाली बात पे भी आप यकीनन कुछ इसके ऊपर फरमाना चाहती हैं, आप वो भी प्लीज ऐड करें। अच्छा, वो जो अमेरिका वाला बात करी है ना, तो पाकिस्तान में अमेरिका के नहीं इस्लामी शरी लॉ लगते हैं, और इस्लामी शरिया के जो लॉज हैं वो इनकी इंटरप्रिटेशन जरा चेक कर लीजिए कि यहाँ पर किसी माजरत के साथ जिस किस्म के ये बयान दे रही हैं वो वल्दियत में नहीं आते हैं। और ये अगर इस तरह के मामलात खुल गए ना तो आपको अंदाजा ही नहीं है कि 342 जो बैठे हुए होते हैं उनमें से कितनों की क्या क्या दास्तानें निकलेंगी। सो इसलिए अभी अदालत में केस गया है, जरा देख लेते हैं कि ये रास्ता किस किस के लिए खुल रहा है। दूसरी जो इन्होंने इस्तीफों की बात की है, मैं शैला रजा साहिबा के सामने जरा मैंने आपको भेजा, अपना मोबाइल खोलें और व्हाट्सएप खोलें, आपको नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट का डी नोटिफिकेशन मिलेगा जो 17 जनवरी 2023 का नोटिफिकेशन में वो कह रहे हैं कि हम आपको विद इफेक्ट फ्रॉम 11 अप्रैल आपको फारिग कर रहे हैं। अब मैं आपको ना स्पीकर साहब की मैंने आपको रिटर्न एक 22 दिसंबर का उनका रिटर्न लेटर जो उन्होंने शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन को जवाब दिया था वो मैंने आपको भेजा है, जिसका मैं सिर्फ पहला आइन का आर्टिकल उनका बता देती हूँ, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जी रेजिग्नेशन ऑफ सीट के लिए मैं बाउंड हूँ कि मेंबर अंडर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 64 may be writing under his hand address to the speaker resign his seat। और इसके बाद इन्होंने 15 मिनट की प्रेस टॉक की थी जो पीटीवी पे चली थी, वो भी मैं आपको भेज देती हूँ। उन्होंने कहा अगर किसी ने लिख के ग्रुप में आके, इवन मेरे ग्रुप में भी आके मेरे चैम्बर में इस्तीफे वो जो इन्होंने दिए हुए हैं वो देंगे तो मैं वो नहीं मानूंगा, उनकी कोई हैसियत नहीं है। दूसरी बात यह कि उस पर तो अदालत ने ऑब्जेक्शन लगा दी थी कि उन इस्तीफों को जो आपने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को दिए उनकी कोई हैसियत नहीं। तो हम सब ने जो इस्तीफे लिख के 11 अप्रैल को दिए थे वो प्रिंटेड इस्तीफों पे हमने साइन करके कासिम सूरी साहब को दिए थे, जिसपे इन सब ने एतराज लगा के 9 महीने 10 दिन तक वो इस्तीफे मुख्तलिफ हीले बहानों से रोके कि जनाब इनकी कोई लीगल हैसियत नहीं, आपको इन पर्सन आना पड़ेगा विद योर हैंड रिटन इस्तीफा, जो कि आइन का आर्टिकल 64 का सेक्शन 1 कह रहा है, और मजीद आर्टिकल्स भी साथ दिए हुए हैं। जिस दिन हमने कहा कि हम जा रहे हैं वापस, हमारे चेयरमैन की स्टेटेड पॉलिसी आई कि पीटीआई वापस जा रही है, अपना लीडर ऑफ अपोजिशन वापस लेगी, वाइस चेयरमैन की स्टेटेड पॉलिसी आ गई कि पीटीआई वापस जा रही है असेंबली में, फवाद चौधरी जो स्पोक्स पर्सन है उनकी स्टेटेड पॉलिसी आ गई पीटीआई की कि जी हम वापस जा रहे हैं। धड़ाधड़ इस्तीफे वही इन्फेक्शियस जो हो चुके थे, जो आइन के आर्टिकल 64(1) के मुताबिक ठीक नहीं थे, स्पीकर साहब की स्टेटेड रिटर्न आई हुई है स्टेटमेंट, उससे वो मुकर गए।
खौफ किस बात का है? और जहां तक इन्होंने कहा जी मरात, 11 अप्रैल के बाद के गोशवारे हम सबने अपने इलेक्शन कमीशन में जमा कराए हुए, आप चेक कर लें। 11 अप्रैल के बाद हमने ना कोई अच्छा कमल साहब, एक आपसे अर्ज है, बारात ली। आपने, मुझे याद है अली जैदी साहब ने भी ट्वीट किया था कि मैं पैसे नहीं ले रहा उस डेट के बाद से। लॉजिस का, ये जो लॉजेस, हाँ लॉजेस का बता दें प्लीज, मेरी बात सुन लेना। जी जी जी, लॉजेस का बताएं। लॉजिस का भी बता दूं और आपसे जी लॉजिस भी बता दूं, और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जिस दिन आपको डी नोटिफाई किया जाता है ना, सिर्फ उसी दिन आप एमएनए की सीट से फारिग होते हैं, उससे पहले की आपकी डी नोटिफिकेशन काउंट नहीं होती। लॉजिस का हिस्टोरिकली ये कि जब उस सीट पे इलेक्शन हो जाए तो उसके 3 महीने 10 दिन के अंदर अंदर आप वो लॉज खाली करके दूसरे इलेक्ट होने वाले मेंबर को हैंड ओवर करते हैं। ये हिस्ट्री है, और ये पुराने मेंबरान हैं, इनको ये बातें पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि वो एमएनएस थे और वो अपनी मर्जी से छोड़ सकते हैं सीट राजा परवेज अशरफ, या इनके पीछे जो इनकी डोरे हिलाने वालों के कहने पे, डिक्टेशन पे तो नहीं। अच्छा, रिजाइन, हाँ। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि रिजाइन करो तो करेंगे, चेयरमैन पीटीआई ने कहा वापस जाओ तो हम सीटों पे वापस जाएंगे। ये तो नहीं हमें जबरदस्ती कर सकते। नया कोई शख्स सिलेक्ट कर होके दिया आ ना, जाए। आपको पता है इन्होंने क्या किया है? इन्होंने जी तरीका ये है कि 3 महीने 10 दिन के अंदर अंदर आप लॉज को खाली कर देते हैं। ठीक है, हाँ, दूसरा इतना जब vacate करने का इलेक्टो टाइम दिया जाता है, राइट। अब अगली बात सुन लें, अब किया क्या इन्होंने मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लिए और इस डी नोटिफिकेशन के 5-6 दिन के बाद जाके दरवाजे तोड़ तोड़ के सामान निकाल के बाहर फेंकना शुरू कर दिया। आज लाहौर हाई कोर्ट ने जी लॉजेस, इस तरीके से खवातीन के लॉजेस का सामान निकाल के बाहर फेंका गया। और आज लाहौर हाई कोर्ट में कोई केस गया था, उन्होंने आपके 43 एमएनएस को रीइंस्टेट किया, और वो खवातीन बेचारी कल से खड़ी हुई होकर अपना सामान पैक करा के, कोई कराची भेज रही थी, कोई कहीं भेज रही थी, कोई कहीं, क्योंकि इस्लामाबाद से तो सारे ताल्लुक नहीं रखते ना, पूरे पाकिस्तान के लोग आते हैं यहाँ पे। और लॉजेस किसी के अब्बा जी की प्रॉपर्टी तो नहीं है, या राजा परवेज अशरफ साहब को उनके वालिद साहब वसीयत में तो नहीं दे के गए, वो तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान की। और इस इसका जवाब शाला साहिबा भी कुछ इसमें ऐड करना चाह रही हैं, उनकी और एक चीज और, ये जो मेरी बात सारे सुन लें, जो खवातीन की या एमएनएज ने जो अपनी सीटों से रिजाइन किए थे, वो उनकी हक लाल की जीती हुई सीटें थी, वो किसी ने हमें तोहफे में नहीं दी हुई थी। वो उनकी मर्जी है, पार्टी की मर्जी है कि जब हमारा दिल करेगा, हम नहीं आ रहे थे तो नहीं आ रहे थे, लेकिन जब हमारी पार्टी ने फैसला किया, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल का स्वाब दी है। शैला साहिबा नॉट इन नो, लेकिन आफ्टर अ ब्रेक में ये आपसे जानती हूँ शैला साहिबा, और जनरल साहब भी ऑफ कोर्स, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाजरीन। जनरल साहब आपकी इजाजत से शैला साहिबा इसके ऊपर उनका जो एक उनका काउंटर है वो कुछ ऐड करना चाह रही है। जी जी प्लीज। अगर असेंबली का सेशन हो रहा है और कोई 40 डेज नहीं आ रहा तो स्पीकर जो है उस पर एक्शन ले सकता है। आपके अब्बा जी की अगर सीट नहीं है या किसी के अब्बा जी का इख्तियार नहीं है, ये वाली जबान में बोलती नहीं हूँ, अवाम के पैसे से असेंबली चलती है। स्पीकर साहब ने रिटर्न लिख के दिया है, स्पीकर साहब ने मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट किए ये इस्तीफे, और इन इस्तीफों पे एतराज लगाए कि इन्फेक्शस हो चुके हैं। तरीका नहीं है। जनरल साहब ने भी ऑब्वियसली अपनी बात रखनी है। जी जी आप मुकम्मल करें शैला साहब। असेंबली का इजलास है, मैंने आपको मटेरियल भेजा, वो जरा टीवी पे चला दें। वो बिल्कुल मैंने पढ़ा है, और आपने जो क्लॉज कोट किया है वो बिल्कुल सही है, 64(1). जी शैला साहिबा आप कंप्लीट करें। असेंबली के सेशन में अगर कोई मेंबर 40 दिन नहीं आया तो ये स्पीकर का इख्तियार है कि उसको जो है उसकी मेंबरशिप के ऊपर सवाल उठाए और उसका इस्तीफा, क्योंकि इस पे बात भी चल रही है, अगर इस्तीफा है तो उसे खत्म कर दे। और ये मैं बता दूं कि ना राजा परवेज अशरफ की, ना किसी के अब्बा की और ना किसी की सीट है। ये अवाम ने आपको भेजा है कि आप हमारे हल्के के मसाइल को जाकर यहाँ पर जाएं, कानून साजी करें। इसलिए नहीं दी कि मैं अब तोड़ रहा हूँ असेंबली, मैं अब बना रहा हूँ असेंबली, अब मैं घर बैठ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप जवाब दें। तो ये एक तरीका है, इसमें पैसे खर्च होते हैं जब सेशन बुलाया जाता है, और जो आपके कमरे बंद हैं उसमें कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये एक तरीका है कि कुछ अरसे के बाद अगर कोई चीज जो है वो इस तरह से नहीं होती है, और जब आपने इस्तीफा दे दिया और आपके स्पीकर ने दम मंजूर कर लिया, तो क्यों दिल अटका हुआ था उस जगह पे?
सही, वापस आए ठीक है। ना, तो फिर तो ये नोटिफिकेशन क्यों तरीका रोके नहीं थे? है कि अब्बा और आपके अम्मी स्पीकर तक ने डी नोटिफिकेशन क्यों रोके थे? और ये आपने मैं कहा आपको इलीगल बता- प्रोसेस था, एक और हाथ खड़ा मैं- करके इस्तीफा नहीं माना जा सकता, इस्तीफों पे एतराज क्यों लगाया था? 40 दिन के बाद ये स्पीकर का फर्ज है कि और अगर एक चीज किसी ने मोना आलम, इनमें अब उन भी सारे नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज पे इन्होंने इलेक्शन कॉल कर लिए जो जी, आपका बाई पहला इलेक्शन सवाल भी था। अनाउंस हो गए, दुरुस्त, ये उसके बात लिए- सही है जी, बाई उसके इलेक्शन लिए अनाउंस इलेक्शन हो गए। कमीशन के पास पैसे भी हैं, हाँ, अच्छा, अब ये इलेक्शन कमीशन के इंटरेस्टिंग पास पहलू पैसे है। भी हैं। हाँ, बाई इलेक्शन के लिए इस्तीफों है, के लेकिन बाद जनरल 100 इलेक्शन के लिए सीटों नहीं है। पे बाई इलेक्शन भी बाई ऑब्वियसली बहुत बड़े इलेक्शन पैमाने पे होंगे। बाई इलेक्शन के लिए पैसे भी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जवाब- भी हैं, जी जी जी, अमला भी पूरा है, जनरल साहब प्रोविंशियल इसमें असेंबली के लिए आप नहीं फरमा है। दें सर, आपको क्या लगता है मैं कि जवाब दे देती हूँ। जी। पहली बात ये कि सदर मुमलिकत को जब तक चारों असेंबलियां और 5वीं नेशनल असेंबली डिसॉल्व ना हो जाए, वो लेटर नहीं लिख सकते गवर्नर को। गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू प्रेसिडेंट। गवर्नर जो है वो आंसरेबल होता है वजीर आजम को। दूसरी बात ये है कि मैं भी कल की प्रोग्राम में और कंवल साहिबा भी थी और इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी रह चुके हैं कंवर दिलशाद साहब, वो भी थे, और उन्होंने 3 आर्टिकल का हवाला दिया था, 105, 224, 234, और उसके हिसाब से उन्होंने ये सारी बातें बताई थी और ये भी बताया था कि अगर ऐसे हालात हैं, ये मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रही, मैं आर्टिकल्स बता रही हूँ, अपनी मर्जी के आर्टिकल नहीं ठीक पढ़ने है, चाहिए। राइट राइट, इसके आप भी अलावा आर्टिकल्स का ही हवाला दे रहे हैं जो कि आप अपने अगर मुल्क में कोई ऐसी सूरत हाल है, लॉ एंड ऑर्डर है, कोई मसला है, तो इलेक्शन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। जनरल साहब बड़ी देर से वेट कर रहे हैं, जनरल साहब का व्यू बड़ा जरूरी है इस पूरी चीज मैं में। आपको लॉ बता रही हूँ, मैं सपोर्ट नहीं कर रही। ठीक है, फिर आपने आर्टिकल्स को साइड किया, जनरल साहब। सारे लॉज और सारे आइन के आर्टिकल आर्टिकल इन लोगों को 105 पता है। का क्लॉज 3 पढ़ने में वो पढ़ के सुना दूंगी इलेक्शन आपको। ठीक कमीशन में और है, दूसरी जगह एक जवाबी आर्टिकल कंवल साहिबा ने भी निकाला है, लेकिन जनरल साहब आप प्लीज पहले फरमा दें, ये लॉ एंड ऑर्डर का क्या मसला इस तरह का है कि जिसकी वजह से इलेक्शंस का इनेकाद नहीं हो सकता, क्योंकि जो खत गवर्नर केपी और गवर्नर पंजाब ने लिखा है उसमें यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जी सूरत हाल लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी की इस तरह की है कि इलेक्शंस नहीं हो सकते। साथ में ऐड कर लें देखिए, कि नेशनल assumptions असेंबली पे के बाय base कर- इलेक्शंस भी इसी अगले महीने में हो रहे हैं। जी वो हो जनरल सकते हैं साहब। लेकिन प्रोविंशियल नहीं हो सकते। जी जनरल साहब हंस रहे हैं, जी जनरल साहब आप फरमाइए ये प्लीज, ऐड कर लें। आपकी बात पहुंच गई उनको। जी मेरी जनरल छोटी साहब। बहन जो कमल को, देखिए मैं खुद इसी पॉइंट का हूं कि इलेक्शंस, दूसरी जंग अजीम जारी थी, बरतानिया भी शदीद किस्म की गोलीबारी हो रही थी, इलेक्शन हुए थे। उससे पहले सिविल वॉर थी, अमेरिका की हो रही थी, इलेक्शन हुए थे उसके बाद। तो इलेक्शन अगर कराना चाहे तो इलेक्शन हो सकते हैं और होने चाहिए भी। आज भी जब मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स सुन रहा था, देखिए पीपल ऑफ जो सारे स्टेक होल्डर्स तो 220 करोड़ अवाम है, नहीं सारे से 22 करोड़ अवाम, बिला शुबा बिला शुबा। इनकी राय, इन्हीं की राय पे सब कुछ बने चलेगा ना, सारा कुछ है। और जब आप देखते हैं कि पंजाब की असेंबली नहीं है, केपी की असेंबली नहीं है, और ये जो केयर टेकर सेटअप आ गए हैं बीच में, ये तो किसी को रिप्रेजेंट नहीं करते। काम तो सिर्फ एक काम है इनके लिए कि उन्होंने इलेक्शन करवाने और चले जाना है, बस। इसके अलावा उनका और कोई काम। ये जनरल साहब अभी जो आपने बात, जी जी प्लीज गो अहेड। यस सर। तो मैं ये कह रहा था कि भाई इसको बुनियाद बनाकर अगर हम इनको जो केयर टेकर सेटअप है, इनको आगे 90 दिन से आगे लेके जाएंगे, तो ये किस ग्राउंड पे खड़े होंगे ये लोग? इनके लिए क्या ग्राउंड आप मुहैया करेंगे इसके लिए? लेकिन तो सर हमने कोई मैं- चैनगोइयां तो सुनी है कि कोई इंटरिम सेटअप आएगा और वो फिर लंबा रुकेगा, फिर वो मईशत ठीक करके देखिए, जाएगा। वो लोगों की ख्वाहिशें हो सकती हैं, हाँ। लोगों की ख्वाहिशें हो सकती हैं, लोग हाँ, बात अच्छा। ही कर सकते हैं ये, ठीक है। लेकिन देखिए पाकिस्तान का आइन तो इसकी इजाजत नहीं दे रहा ना। पाकिस्तान के नहीं आइन दे में रहा, इसकी कतई इजाजत नहीं है, दे फिर रहा। तो बात कीजिए आप जी उसमें। जी जी, नहीं दे रहा इजाजत, तो फिर क्यों हम ऐसी बात करें इसमें? पता नहीं मैं क्यों तो कर रहे हैं समझता सर, हूं कि करने किसी वाले किस्म क्यों की कर ऐसी रहे हैं, चीज हम समझने से कासिर हैं। करने वालों को, देखिए मसला ये कि मेरे जैसे फारिग लोग बैठे रहते हैं, उनको और कुछ काम करने में है नहीं, तो फिर इस किस्म की जो चीजें इख्तरा होती रहती हैं सारी इसमें। आपने पाकिस्तान बड़ा में अगर एक हम्बली आइन अपने के आप ताबे को चल रहा आपने है, बतौर एग्जाम्पल आपने कोट किया है, लेकिन बिल्कुल आपने तो हमेशा बड़ी लॉजिकल और रैशनल बात की है। जी कंवल साहिबा, आपका एक पलटवार आर्टिकल है और शैला साहिबा भी कुछ कहना चाहती हैं आखिरी इलेक्शन मिनट से। 2013 में भी हुए, वो जब कमर तालिबान दिलशाद ने कहा साहब था ने कि जो पीपल्स एक- पार्टी के झंडों को मैं- बॉम्ब से उड़ा देंगे और पीपल्स पार्टी के लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, हमने कोई जलसे नहीं किए, लेकिन इलेक्शन हुए और हम नहीं रोए। ठीक है जी कंवल साहिबा। और हम समझते हैं कि आर्टिकल इलेक्शन होना 105 चाहिए
अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई शहला वाज़ेह साहबा, मुझे बात जरा नहीं हुई बताने है कि देना। नहीं होंगे। और ये भी जो जी इलेक्शन राइट शहला साहिबा, कमल साहिबा भी कोई आर्टिकल कोट करेंगे, वो भी सुन लेते हैं। हो रहे मैं वही इसमें आर्टिकल भी कोट कर रही हूँ ऐसे ही जिसको इलेक्शन मिस कोट कमीशन किया ने है कमर शेड्यूल दिलशाद दिया है, साहब ने, हमने मैं वो तैयारी बता शुरू रही कर हूँ। दी, 10-12 दिन में आर्टिकल 105 जी, जी, जी। हरकत में आता है। प्लीज। जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिसॉल्व होती है कॉन्स्टिट्यूशनली, आर्टिकल 105 कॉन्स्टिट्यूशन जो है आइन खुद हरकत में आ जाता है। इसका प्रोविजो 3 है जिसमें लिखा हुआ है कि जनाब आपने अपॉइंट अ डेट नॉट लेटर देन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन फॉर दी होल्डिंग ऑफ अ जनरल इलेक्शन टू दी असेंबली। इसके अलावा इसको काउंटर करने वाला कोई आर्टिकल या प्रोविजो आइन में मौजूद नहीं है। और मैं आपको एक मिसाल दे दूं, जुनेजो की जब असेंबली डिसॉल्व की गई थी और हाजी सैफुल्लाह केस है कि असेंबली वाज इलीगली डिसॉल्व, और असेंबली की इस बात को कोर्ट ने माना था, लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि जो अल्टीमेट सॉवरन है पाकिस्तान की अवाम, अनफॉर्चुनेटली जिसको मानता कोई नहीं अल्टीमेट सॉवरन, उनको कॉल दे दी गई है, लेट देम डिसाइड। सो ये अब असेंबली डिसॉल्व कर दी, 1 महीना गुजर गया है, 2 महीने और राइट 90 डेज का आपने हवाला दिया है, लेकिन 90 डेज के ऊपर मलिक अहमद जी, खान और साहब एक चीज कहते सुन ले जी गवर्नर साहब ने नहीं आइन में ये हरकत नहीं में लिखा कि आए, 90 दिन ना कराए आइन तो आ क्या चुका जवाब होगा? था। जी क्या होगा फिर? अंजाम नहीं लिखा आर्टिकल इनमें। 6A, मैं बता रही हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। ये इसका जो आप इंटरप्रिटेशन किसी समझदार आदमी जो वकील जो वकालत जानते हैं और शहला साहब आइन की ना करेंगे। इंटरप्रिटेशन जानते हैं, ठीक है। वो ये बताते हैं, मुझे 1 मिनट सर, दीजिएगा, चीज़ नहीं लगता, कि सब जब वर्जन पे आपकी लगता है, हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल पे नहीं असेंबली लगता। टूटती है तो सारे दिन असेंबली मुख्तलिफ कोई बंदा तरीके नहीं, से पहले आइन आइन खुद रहता है, हर इन्वोक हो आइन जाता पे है। आर्टिकल और नहीं गवर्नर लगता, साहब सब वर्जन आप पे इज लगता है, बाउंड और आर्टिकल केयर 6 टेकर जो भी सेटअप है, बनाने से पहले इसका उसने इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी है। इम्पोज होता है। सही राइट। आई विल हैव टू वाइंड अप ऑन दिस नोट नाजरीन। थैंक यू टू बोथ द लेडीज एंड द जेंटलमैन। देखने का आपका शुक्रिया नाजरीन। अल्लाह हाफिज।